हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद दांगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। नाजरीन, हमने सोचा था कि 2024 दुनिया के लिए कोई बेहतर साल के तौर पर आएगा और अमन अमान की जो हमारी मकामी और ग्लोबल सूरत हाल है उसमें कुछ बेहतरी आएगी। लेकिन दुनिया में जो मौजूद जंगें हैं उनकी सूरत हाल के पेश नज़र इस तरह की उम्मीद रखना फ़िलवक्त तो दीवाने का ख्वाब ही लगता है। आप देख रहे हैं कि किस तरह मिडल ईस्ट में एक जंग है जिसने पूरे मिडल ईस्ट को, पूरी दुनिया को ना सिर्फ डिवाइड किया है बल्कि मॉडर्न डे में जब दुनिया बड़ा सिविलाइज होने की दावे करती है उसके बावजूद फ़लस्तीन और इसराइल में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें हज़ारों लोग जो हैं अपनी जानें गंवा बैठे हैं और अब तक जो आदाद शुमार है उसमें 33 से हज़ार से ज़ायद लोग जो हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद बच्चों की, ख़वातीन की, और ऐसे लोग मार्जिनलाइज और कमज़ोर लोग जिनका बज़ाहिर जंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो फ़रीक भी नहीं है, उस जंग में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, डायरेक्ट कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो लोग मुतासर हो रहे हैं। वैसे भी दुनिया की अगर जंगों की आप तारीख़ देखेंगे तो उसमें ज़्यादातर वही लोग मुतासर होते हैं जिनका जंग से ताल्लुक़ नहीं होता और आम लोग ही उस जंग का फ्यूल बनते हैं। तो मिडल ईस्ट की जो जंग है वो भी उसमें आम लोग फ्यूल बन रहे हैं। इस तरह एक जंग सिविलाइज्ड यूरोप में जो एक बड़ी तवील जंगों के बाद वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू के बाद कहा जा रहा था कि यूरोप ने बड़ा तारीख से सीख लिया है और अब शायद वहाँ जंगें नहीं होंगी और जंग वहाँ इकानमी की, साइंस की और टेक्नोलॉजी की होगी। लेकिन हमने देखा कि जो साबिक सोवियत यूनियन है उसकी दो बड़ी मेजर रियासतें रूस और यूक्रेन, जो कि उस वक्त की जो यूएसएसआर थी उसकी भी दो पावरफुल मेजर स्टेट्स थी, न्यूक्लियर पावर थी, और उस वक्त की जो सोवियत यूनियन था उसका जो अस्करी सबसे बड़ा पावर था, एटॉमिक पावर था, मिलिट्री माइट थी, वो भी इन दोनों रियासतों से ड्राइव होती थी। एक रशिया और दूसरा यूक्रेन। तो उनके दरमियान गुज़िश्ता साल डेढ़ से एक फुल स्विंग वार जारी है और बमबारी है, दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। ज़्यादातर जो हमले पावरफुल हैं वो रशिया की तरफ से यूक्रेन पे हुए हैं, उनके दारुल हुकूमत, और बाकी बहुत सारे शहर रूस के कब्ज़े में हैं। तो उस वार के जो आफ्टर मैथ्स हैं वो भी हमें प्रॉक्सीज़ की सूरत में नज़र आ रहे हैं। ज़ाहिर है जहाँ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जंगें होती हैं, वार होती हैं, उनके साथ बहुत सारी प्रॉक्सीज़ भी काम करती हैं और वो ताकतें एक डायरेक्ट जंग के अलावा अपनी जो आलाकार क़ुव्वतें हैं उनको भी इस्तेमाल करती हैं। ऐसा मिडल ईस्ट में भी हो रहा है और जहाँ जहाँ दुनिया में जंग रही है वहाँ पे प्रॉक्सीज़ इस्तेमाल होती हैं। हमारी रीजन में खुद अगर आपने कोल्ड वार देखी होगी या एक सर्द जंग का जो समा है पूरे हमारे रीजन में, इंडो पाक में, या अब का जो सेंट्रल एशिया और अफ़गानिस्तान है, वहाँ की जंगों में भी आपको बहुत सारी प्रॉक्सीज़ नज़र आई होंगी जो काम करती हैं और बड़ी डेडली साबित होती हैं। तो इस तरह की एक जो ताज़ा वाक़या या जो दिलखराश वारदात है वो रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में हुई है। उसके नवाही इलाके में एक मौसीकी का कंसर्ट था। आपको पता है कि मौसीकी यूरोप में जब भी बड़े कंसर्ट होते हैं तो उनमें मेजॉरिटी नौजवानों की, यंग एज के लोगों की और टीनेजर्स की जाती है, जो एक उम्र होती है एंजॉय करने की, इस तरह के फेस्टिवल और फेस्टिविटी को एंजॉय करने की और वहाँ सेलिब्रेट करने की। तो एक कंसर्ट हॉल में 6000 के करीब लोग बैठे थे। तो वहाँ 4 जो दहशतगर्द हैं वो घुस के आए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर ली। उसके बाद उस पूरी बिल्डिंग को एक केमिकल के ज़रिए उन्होंने आग लगा दी, जिसके नतीजे में बहुत बड़ी कीमती जानें, जिनमें एक बड़ी मेजॉरिटी ख़वातीन और नौजवानों की है, उनकी हलाकतें हुई। और अब तक जो रूसी ऑफिशियल मीडिया है उनके मुताबिक 133 लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं और करीबन इतने ही लोग जो हैं वो ज़ख्मी हालत में हैं और ये नंबर बढ़ भी सकता है। और जो ज़ख्मी हैं वो बड़े कर्ब में हैं क्योंकि वहाँ केमिकल इस्तेमाल किया गया था और हैवी वेपनरी थी, फायरिंग थी, तो लोग बड़े सीरियस ज़ख्मी हुए हैं और बड़े कर्ब में मुबतला है। इस वाक़े के बाद रशिया में ख़ुद जो है बड़ी एक गम की लहर है। संडे का दिन था, जो आज का दिन जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो वहाँ एक कौमी सोग का दिन था, क्योंकि इस वाक़े के बाद आईएस जो इस्लामिक स्टेट है उसने ज़िम्मेवारी कबूल की है और उन्होंने कहा कि ये वाक़या उन्होंने किया है और उनकी जो मुख्तलिफ़ मीडिया ग्रुप्स को जारी किए या उनकी सोशल मीडिया से जो एलामे जारी हुए हैं उनके मुताबिक वो कार्रवाई करके उनके जो 4 लोग हैं वो सेफली
जा चुके हैं। रूस ने इस वाक़े के बाद इस कनेक्शन में काफ़ी लोगों को गिरफ़्तार किया है। गो कि पहले आईएस वाला जो मौक़िफ़ है वो रशियन मीडिया, रशियन ऑफिशियल्स और इवन प्रेसिडेंट पुतिन ने कबूल नहीं किया था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ उनकी एजेंसीज़ भी जा रही हैं। और इस तरह लग रहा था कि पुतिन की स्पीच और वहाँ की जो मीडिया है इस मामले को थोड़ा डाइवर्ट कर रही है यूक्रेन की तरफ। उनके प्रेसिडेंट जो ज़ेलेंस्की हैं, उन्होंने इस वाक़े की मज़म्मत करते हुए कहा है कि रशिया गैर ज़रूरी तौर पर यूक्रेन की तरफ देख रहा है, इस वाक़े में यूक्रेन का कोई हाथ नहीं है। ज़ाहिर है उन्होंने कहा है कि रशिया की जिस तरह की पॉलिसीज़ हैं तो वो जंग बढ़ती जा रही है और जो मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें हैं वो रशिया के ख़िलाफ़ बरसर पेकार हैं। जब दुश्मन को नुकसान पहुंचता है तो उस पे एक इत्मीनान सा तो होता है, एक नेचर है, ह्यूमन नेचर है, लेकिन जब मासूम लोग मारे जाते हैं तो कोई भी इस बात को सेलिब्रेट नहीं कर सकता कि किसी बदतरीन दुश्मन का भी अगर नुकसान इस तरह होता है कि मासूम लोग मारे जाते हैं तो ये कोई यूक्रेन के लिए भी कोई सेलिब्रेशन का कोई मकाम या दिन नहीं था। तो उन्होंने ख़ुद इस पर अफसोस का इज़हार किया है। अब आईएस रशिया के लिए पहले भी कुछ थ्रेट पोज कर चुकी है। आपको पता है कि मिडल ईस्ट में जो वार थी, ख़ास तौर पर शाम में, जिस तरह अमेरिकन जो वहाँ पॉलिसीज़ के नतीजे में बशार अल असद को हटाने की कोशिश थी, तो रशिया ने वहाँ बड़ी माइट से मुदाखलत की थी, इंटरवेंशन किया था और बशार अल असद की जो हुकूमत है उसको उन्होंने बचा लिया था। इस पूरी रीजन में आईएस पहले ही काफ़ी मुतहरिक है। ईरान के बॉर्डर के साथ जो कुर्दिश इलाके हैं वहाँ उन्होंने कार्रवाई की। कुर्दों के साथ आईएस की एक बड़ी लंबी जो जंग चल रही है। इराक़ को उन्होंने बड़ा टफ़ टाइम दिया है। इस तरह शाम में भी काफ़ी उनकी जो कार्रवाइयाँ और प्रेजेंस हमें नज़र आती है। तो मिडल ईस्ट में भी आईएस बड़ी मुतहरिक है। और दूसरा ये है कि उनका जो नया फिनोमेना है वो सेंट्रल एशिया, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में जो उनकी प्रेजेंस है, और ISK के नाम से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बड़ी सरगर्म है। तो उनकी तरफ से ये कार्रवाइयों का सिलसिला लग इस तरह रहा है कि 2024 में हम इस तरह की जंगें और प्रॉक्सीज़ देखेंगे। और पाकिस्तान में भी हमारे मुल्क में जो कुछ वाक़यात हुए हैं उनमें उन्होंने क्लेम इस तरह किया है कि आईएस ने ये वाक़यात दहशतगर्दी के किए हैं। तो एक नया फिनोमेना है। और रूस जैसे ऑर्गेनाइज मुल्क में जो ऑलरेडी एक जंग में है, वहाँ पर इतनी बड़ी कार्रवाई करके सेफली निकल जाना, ये ख़ुद पूरी दुनिया के लिए एलाम बेल है। अब जंगों की मौजूदगी में एक आइडियल और पुरअमन माहौल के लिए ख्वाहिश करना, अगेन ये एक ऐसी अजीब किस्म की ख्वाहिश होगी कि दुनिया से जब तक आप कॉन्फ्लिक्ट और इस तरह की जंगें ख़त्म नहीं करेंगे तो अमन नहीं हो सकता। लोग जो है नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकते। और ख़ास तौर पर जब बड़े पावर्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जंगों की सूरत में अपनी प्रॉक्सीज़ चलाते रहें और वहाँ उनके जो आलाकार हैं वो काम करते रहेंगे, तो हमें नताइज इस तरह आएंगे जिस तरह मिडिल ईस्ट में है, जिस तरह रशिया में है, या जिस तरह हमारे मुल्क का एक बेशतर हिस्सा उन इंटरनेशनल प्रॉक्सीज़ की वजह से, जैसे बलूचिस्तान है, KP जैसे प्रोमिसेस जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। अब अफ़गानिस्तान भी बज़ाहिर तो वहाँ एक हुकूमत है, लेकिन वहाँ एक जो ग्रे एरियाज़ हैं उनमें TTP और IS जैसी तंजीमें जो हैं वो ऑपरेट करती हैं और कभी भी एक बड़ा जो है डेंजर पोज कर सकती हैं। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि रूस जैसा जो वाक़या हो वो कभी भी और किसी मुल्क में रिपीट ना हो और बेगुनाह लोग इस तरह जो अजल का शिकार ना बने। लेकिन जब तक दुनिया में मामलात और कॉन्फ्लिक्ट्स हल नहीं होते तो हम इस तरह की सूरत हाल से दो चार होते रहेंगे। पुरअमन दुनिया के लिए वो लोग ही ख्वाब देख सकते हैं जिनको एहसास है कि दहशतगर्दी और इस तरह की जो अमवात हैं, जंगें हैं, किस तरह ख़तरनाक नताइज लाते हैं हज़ारों लाखों लोगों के लिए, फैमिलीज़ के लिए, मुल्कों की इकानमी के लिए। तो जंग किसी भी तरह इंसानियत के लिए ना माजी में कोई बेहतर चीज़ रही है, ना अब भी सिविलाइज दुनिया में उसके कोई अच्छे और बेहतर नताइज निकल सकते हैं। तो हमारे प्रोग्राम को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और भी इश्यूज़ होंगे जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।